हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। कुछ दिनों से क्लास नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग जहाँ से पिछले क्लास को खत्म किया था, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया था कि किसी आवेश, अगर कोई चार्ज आवेश Q है, चार्ज Q है, आवेश Q है, और उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, क्लियर। तो जो विभव होगा V = 1/4πε0 Q/r। ये बताया जा चुका है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बात बताई जा चुकी है आपको, V = 1/4πε0 Q/r, ये बताया जा चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। कि अगर यहां पर चार्ज प्लस Q यहाँ पर क्या हो जाए, -Q हो जाए, और यहां पर डिस्टेंस कितना हो, R हो, तो इस पॉइंट P पर जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, V = 1/4πε0 Q/r, और आगे क्या लिख जाएगा, माइनस, क्योंकि -Q होगा, यानी ये -Q/r हुआ, और उस माइनस को हम यहां पर ले आए हैं, तो ये हो गया -1/4πε0 Q/r। यानी अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण जो वोल्टेज होगा वो प्लस में होगा, और जो माइनस चार्ज है तो वोल्टेज क्या होगा, माइनस में होगा। V = -1/4πε0 Q/r होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। देखिए, यही ध्यान रखना, जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज प्लस Q हो और चाहे चार्ज माइनस Q हो, यहां पर अगर चार्ज Q होगा तो चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कितना होगा, 1/4πε0 Q/r। क्लियर, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। और अगर माइनस चार्ज है तब भी = किसके होगा, 1/4πε0 Q/r। दोनों ही परिस्थितियों में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, चाहे चार्ज प्लस Q हो और चाहे चार्ज माइनस Q। फर्क क्या होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, धन से दूर की ओर, चार्ज से दूर की ओर, और माइनस के कारण क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो ये फर्क ध्यान रखना है, ये बारीकी दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन अगर वोल्टेज है, विभव है, तो हम क्या कहेंगे कि प्लस चार्ज के लिए जो विभव होगा वो 1/4πε0 Q/r होगा, और माइनस चार्ज के कारण जो विभव होगा, अगर माइनस Q चार्ज है तो उसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, -1/4πε0 Q/r होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। अब जैसे वहां पर हम लोग आवेशों के निकाय के बारे से, जो आवेशों का कोई निकाय होता था तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की बात करते थे, तो वहां पर हम क्या करते थे, दिशा लेते थे, यानी उनको बीजगणितीय के रूप में जोड़ दिया जाता था। E1
E1 प्लस वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 इस तरह से किया जाता है। अब मान लीजिए आवेशों का यहां पर निकाय है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज क्या है Q3। और यहां पर एक पॉइंट है, 3 पॉइंट पर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। इसके कारण इस पर मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और हम पॉइंट के ऊपर निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए चार्ज प्लस ना होकर क्या है माइनस है। क्लियर हो गई? ए से ओ का जो डिस्टेंस हो क्या है R1 है, बी से ओ का जो डिस्टेंस है, जो दूरी हो क्या है R2 है और सी से ओ का जो डिस्टेंस हो क्या है R3 है। मान लीजिए तीन आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज प्लस Q1 माइनस Q2 एंड प्लस Q3। क्लियर? तो इनके कारण जो विभव होगा किस बिंदु पर, बिंदु O पर, वो क्या होगा V इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 अपॉन R1। V इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 अपॉन R1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर ये देखिए यहां से ये किसके कारण हो गया, Q1 के कारण, Q1 चार्ज के कारण बिंदु O पर जो विभव हुआ वो क्या हो गया 1/4π0 Q1 अपॉन R1। अब माइनस Q2 चार्ज के कारण, माइनस Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव होगा वो क्या होगा माइनस 1/4π0 Q2 अपॉन R1। क्लियर? और अब प्लस Q3 चार्ज के कारण बिंदु O पर जो विभव होगा वो क्या होगा प्लस 1/4π0 Q3 अपॉन R3। Q3 अपॉन R3। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसलिए 1/4π0 कॉमन हो जाएगा सब में, तो 1/4π0 कॉमन ले सकते हैं। क्या मिला यहां पर मिला Q1 अपॉन R1। क्लियर? माइनस Q2 अपॉन R2। क्लियर? और प्लस Q3 अपॉन R3। ब्रैकेट बंद। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ये बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के में किया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हमने 3 स्थितियों में बताया था, एक एक्सियल एक्सिस अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में और एक किसी भी बिंदु पर। और लास्ट जब हमने बताया था तो उसमें बताया था कि अगर लास्ट वाली बात जानते हैं, यानी आप किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकाल लें किसी कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सूत्र का प्रयोग करके हम अक्षीय स्थिति का भी विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहां पर हम उन चीजों को दोहराएंगे नहीं, केवल हम जो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसी में अक्षीय स्थिति की बात कर लेंगे और उसी में निरक्षीय स्थिति के बारे में भी बात कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं।
चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मान लीजिए कि एक द्विध्रुव AB है, दो चार्ज जो माइनस की और प्लस की से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव AB है, चलिए हेडिंग डाल दूं मैं। किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to electric dipole ठीक। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। इसके यहां पर कोई पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये है। मान लिया हमने इसका डिस्टेंस कितना है, L है, और ये भी क्या हो गया, L हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है दोनों चार्जों के बीच कितना है, 2L। अब ये मैं लिखवाऊंगा, ये आपको लिखना है कि माना कोई द्विध्रुव AB है जो दो चार्ज माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है, और जो दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, 2L दूरी पर स्थित हैं, और इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। और ये जो एंगल बनना है वो कितना है, थीटा। जो कोण बनना है वो कितना है, थीटा। समझ गए नहीं आगे? ये कोई बिंदु P है, किसी बिंदु मतलब P बिंदु पर विद्युत विभव, यानी हमको किस पर विद्युत विभव निकालना है, बिंदु P पर। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव कौन है, AB। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हेडिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव प्राप्त करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात, पुरानी बात अभी जो हमने आपको बताया आवेशों के निकाय से, कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए हम सभी चार्ज के कारण उस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, और फिर सबको जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर इस जो वैद्युत द्विध्रुव बना है वो क्या आवेशों से बना है, दो आवेशों से, माइनस Q से और प्लस Q से, माइनस Q से और प्लस Q से। तो हम माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, और हम प्लस Q के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। तो अगर माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है तो हम इसको मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से मिलाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम B से भी P को मिलाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, कोई समस्या होगी तो बताइए, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। देखिए, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि जब उसके लिए जब विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे तो हमने, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक सदिश राशि, चूंकि वो भी एक सदिश राशि है, उसको दो घटकों में विभाजित कर दिया।
लेकिन यहां पर विद्युत विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, और वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सुना आई नहीं आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? इसके लिए हम इस ओपी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इससे इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ए से इस लाइन पर हम एक लंब डाल देंगे और इसको हम कह देंगे ये क्या है, ये मान लीजिए ये है एस, पॉइंट एस हो गया। और बी से भी हम इसी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे लंब डालेंगे और इस लंब को भी एक नया नाम दिया हमने, क्या, इस लंब को एक नया नाम देंगे हम, मान लीजिए बीटी। क्लियर हो गई? ठीक। तो अगर मैं बात करूं, और ध्यान सुनिएगा, हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर मैं एएसपी की बात कर रहा हूं, त्रिभुज एएसपी की बात कर रहा हूं, तो त्रिभुज एएसपी एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी कि नहीं होगी? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ये बात क्लियर होगी नहीं हो रही? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? लेकिन यह बहुत छोटा है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी है यह बहुत कम है। इसलिए अगर मान लीजिए छोटा सा ट्रायंगल हम बनाते हैं, यहाँ पर आपको चित्र बनाने के लिए वो समझाया गया है, बड़ा बनाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि जो दो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एंगस्ट्रॉम में होता है, यानी बहुत कम दूरी होती है। तो अगर बहुत कम हो तो एक हम छोटा सा ट्रायंगल बनाएं, तो छोटे से ट्रायंगल में एक जो कर्ण होगा, जो आधार या बेस होगा, वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। लगभग क्या होगा, सेम होगा, यानी उनके बीच में बहुत अंतर, उनकी लंबाई में बहुत अंतर नहीं होगा। तो यह मानते हुए, क्या मानते हुए कि चूंकि AB बहुत द्विध्रुव क्या है, AB के बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी है, इसलिए कर्ण AP में और आधार SP, चाहे इसको आधार मानिए चाहे लंब मानिए, यानी AP और SP लगभग इक्वल हो गए, यानी AP इज इक्विवेलेंट टू SP। लगभग, ये लगभग बराबर का चीज, यानी AP लगभग SP के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो BP है, वो BP जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, TT के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, TT के इक्वल होगा। BP TT के, यानी ये जो कर्ण है, जिस तरह से ये जो कर्ण है वो इस लंब के बराबर हो गया, उसी तरह से ये जो कर्ण BP है वो लंब PT के इक्वल हो गया। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ नहीं आ रहा है? व्यवहारिक रूप में दिया गया है। आपको लग रहा होगा सर इतना ज्यादा डिस्टेंस है, बेटा ये बहुत ज्यादा हो गया, इसमें तो पता नहीं कितने अणु हो जाएंगे इसमें। तो ये मानते हुए तो इतना बड़ा जो चित्र बनाया गया आपको समझाने के लिए बनाएंगे, वास्तव में उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। इसलिए जो है हम कर्ण और बेस और हाइपोटेन्यूज में, आधार और बेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, इसलिए लगभग बराबर हो गया। AP लगभग किसके बराबर हो गया, SP के, और BP जो है वो बराबर हो गया, लगभग बराबर किसके हो गया, BP लगभग बराबर किसके हो गया, TP के। अब आपके मन में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अभी हमने आपसे बताया ये चार्ज क्या है, -q है, और इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है। विद्युत विभव का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R होता है, नहीं होता है? तो जब Q/R 1/4πε0 Q/R होता है, तो हमको डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे चार्ज -q कहाँ पर स्थित है, A पर स्थित है। कहाँ पर विद्युत विभव निकालना है, B पर निकालना है। दूरी कितनी हो गई, AP हो गई कि नहीं हो गई? तो ये जो मेहनत कर रहे हैं हम, वो किसके ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं, AP को ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने देखा कि AP इज
12 इंटू किसके हो गया, एसपी के। इसी तरह से क्यू से बिंदु पी की जो दूरी होगी, क्यू चार्ज है वो किस पर, कहां पर रखा हुआ, बिंदु बी पर रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बीपी होगा। इसलिए यहाँ पर किसके बारे में बात की गई, बीपी के बारे में। और बीपी लगभग किसके बराबर होगा, टीपी के बराबर होगा। मुझे लगता है एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम एपी ना निकाल के हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, और बीपी ना निकाल करके हम क्या निकालेंगे, टीपी निकालेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, आए बड़े हम लोग। तो अब हमारा मकसद क्या हो गया, एसपी निकालना। क्लियर, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये मानते हुए कि ये जो निकाय है वहां पर स्थित है, निर्वात में स्थित है या वायु में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एसपी कैसे निकालें, चलिए। ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, आमने सामने की कोण, आमने सामने कोण क्या बराबर होती है। क्लियर। तो अगर हम ट्रायंगल OSA की बात करें, ट्रायंगल OSA की, तो लिखेंगे त्रिभुज OSA में अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के लिए लंब का काम कौन करेगा, AS करेगा। आधार का काम कौन करेगा, OS करेगा। और कर्ण का काम कौन करेगा, 90 अंश से सामने की भुजा कर्ण होती है, कौन काम करेगा, OE काम करेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो हमको तो AS की जरूरत है, हमको किसकी जरूरत है, OS। तो चलिए शुरू करते हैं। तो OS लिखेंगे cos थीटा इज आधार, आधार क्या हो गया, OS। तो cos थीटा इज OS अपान कर्ण क्या हो गया, OE। क्लियर हो गया, सवाल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू OS अपान OA कितना हो गया, OA कितना हो गया, OA क्या है, L है कि नहीं है, तो ये हो गया L। OS इज देयरफॉर OS इज इक्वल टू किसको हो गया, OS इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, L cos। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल निकाला में साइन cos रूल लगाया है, तो साइन निकाला है, वैसे अगर हम यहाँ पर लगाएं तो इसी प्रकार OT इक्वल टू किसके आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। OT इक्वल टू किसके आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है, लिख लेंगे इसी प्रकार OT इज इक्वल टू L cos थीटा। अब आपको OS मिल गया L cos थीटा और OT मिल गया आपको, OT भी मिल गया आपको L cos थीटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोग कि देखिए हमको क्या निकालना है, हमको जरूरत किसकी है, हमको जरूरत है एसपी की और हमको जरूरत है टीपी की। क्लियर। तो हम अगर एसपी बराबर लिखें, एसपी तो एसपी कहां से, एस से लेकर पी तक का डिस्टेंस। तो एस से लेकर पी तक का डिस्टेंस में हम क्या लिख सकते हैं, एसपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी और प्लस OS। ओपी यानी O से P तक का डिस्टेंस और फिर O से S तक का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं OP और प्लस OS। तो OP कितना है, OP का डिस्टेंस कितना है, O से P तक का डिस्टेंस कितना है, R है कि नहीं है, तो हमने लिख दिया R प्लस OS हम कितना निकाल चुके हैं, OS निकाल चुके हैं L cos थीटा। तो यहां पर हमने लिया R प्लस L। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, टीपी। तो टीपी इज इक्वल टू टी से पी तक का डिस्टेंस। तो टीपी को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम ओपी में से ओटी को क्या करें, घटा दें। ओपी में से ओटी को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, टीटी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। क्लियर है O से P तक का डिस्टेंस और O से P तक के डिस्टेंस में से O से T तक का डिस्टेंस घटा देंगे, O से T तक की दूरी घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, TP मिल जाएगा, मिल जाएगा।
ये यहाँ निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो TP इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP माइनस क्या लिखेंगे, OT। अब फिर OP का मान कितना है, R। OP का मान कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो R लिखेंगे। माइनस OT की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना हो गया, R माइनस L cos थीटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, कोई समस्या नहीं है, चलिए शुरू करते हैं आप। तो देखिए, लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 इज इक्वल टू 1/4πε0। क्लियर? 1/4πε0। Q अपान Q, क्या यहाँ पर चार्ज लग गया माइनस का चार्ज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस है। तो ये हो गया 1/4πε0 Q। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे AP। डिस्टेंस क्या लेंगे, AP। डिस्टेंस क्या लेंगे, AP लेंगे। तो AP की जगह पर हम क्या ले लिए, AP की जगह पर भी हमें पता है कि AP की जगह पर हमको क्या रखना है, SP रखना है। क्या रखना है, SP रखना है। और SP की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, R प्लस L cos थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे R प्लस L cos थीटा। ये बात हो गई कि नहीं हो गई? ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसी तरह से अगर हम Q आवेश के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाले तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R। डिस्टेंस कितना लेंगे, BP। लेकिन BP किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, TP। और TP का मान किसके बराबर है, R माइनस L cos थीटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, R माइनस L cos थीटा। R माइनस L cos थीटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो V1 के कारण माइनस Q चार्ज के कारण जो वोल्टेज है वो ये है, प्लस Q चार्ज के कारण जो वोल्टेज है वो ये है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो परिणामी विद्युत विभव बराबर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ आगे नहीं आएगा? तो चलिए जोड़ते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव
therefore b is equal to 1 minus 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r plus L cos theta plus 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r minus L cos theta. क्लियर? बात समझ में नहीं आई? therefore b is equal to क्या होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 क्या हो गया कॉमन 1 upon 4 pi epsilon 0 क्या हो गया कॉमन क्या मिला यहां से q भी दोनों में कॉमन हो गया q भी कॉमन ले लीजिए q upon 4 pi epsilon 0 क्या मिला है यहां पर बचा माइनस 1 upon r plus L cos theta क्लियर और यहां पर क्या बचा 1 upon 4 pi epsilon 0 कॉमन हो गया और q कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 बचा ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा r minus L cos theta। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो v is equal to q upon 4 pi epsilon 0 एलसीएम लेंगे तो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा r plus L cos theta और r minus L cos theta। अगर इसको a माने और इसको b माने तो ये क्या लिखा हुआ है a plus b और ये क्या लिखा हुआ है a minus b तो a plus b into a minus b किससे इक्वल होता है a square minus b square a square minus b square तो a की जगह कितना हो गया r का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की जगह पर क्या है L cos theta तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां इसका गुणा इससे करेंगे कैसे इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस 1 का जब r से गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस r। क्लियर हो गई? और माइनस में माइनस का प्लस तो क्या होगा L cos थीटा और फिर इसका गुणा इससे करेंगे क्या होगा r का मल्टीप्लिकेशन हो गया r और फिर L cos थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा L cos थीटा। अब ये क्या हो गया माइनस r और प्लस r क्या हो गया कैंसिल आउट। ये बात समझ में नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा बढ़िया से? therefore v is equal to किसको हो जाएगा v is equal to q upon 4 pi epsilon 0 q upon 4 pi epsilon 0 into L cos theta कितना हो गया 2L cos theta। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद therefore v is equal to देखिए क्या होगा v is equal to क्या हो जाएगा v is equal to क्या होगा 2L q into 2L q into 2L क्या होगा 2ql और 2ql क्या है विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है कि नहीं है q into 2L क्या है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p is equal to 2ql तो q into 2L की जगह पर क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा इसकी जब हम क्या लिखने वाले हैं p तो लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इनटू 2l की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं p तो हो गया p cos थीटा कोई दिक्कत तो नहीं है अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सिंस चूंकि P इज इक्वल टू 2QL विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। क्लियर? क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब खुद फिर कई बार ये बात कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस R है उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। L क्या है? बहुत छोटा है। तो देखिए सिंस R इज वेरी ग्रेटर देन L, R L की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू P cos थीटा अपान अल्फा। 1/4 हो गया इंटू P cos थीटा हो गया अपान अल्फा। ये क्या हो गया? नगण्य, इसको निग्लेजिबल मान लिया गया। तो ये बन गया V। ये अब आपसे पूछेगा V क्या है? V विभव है कहां पर? बिंदु P पर। किसके कारण? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। क्लियर? इतनी बात हो गई। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? R क्या है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु P की दूरी है। थीटा क्या है? वो एंगल है, वो कोण है जो वैद्युत द्विध्रुव उस बिंदु P से जाने वाली रेखा से बनाता है। थीटा कौन सा एंगल है? वो एंगल है जो वैद्युत द्विध्रुव इस बिंदु को जाने वाली रेखा से जो कोण बनाता है वो थीटा है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये हो गया किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ में नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यदि मैं आपसे कहूं कि अक्षीय स्थिति की बात करूं, जैसे पहले किया गया, तो अक्षीय स्थिति में जो एंगल थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? वो जो बिंदु P है वो कहां पर पहुंच जाएगा? यहां। बिंदु P कहां पहुंच जाएगा? यहां। और इस स्थिति में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? थीटा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बात में आएंगे आगे। तो आप लिखेंगे अक्षीय स्थिति, पहली कंडीशन अक्षीय स्थिति। थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? 0। क्योंकि जो बिंदु P यहां पर है, जो इससे थीटा कोण बना रहा है, वो बिंदु कहां पर पहुंच जाएगा? P यहां पर पहुंच जाएगा और ये लाइन सीधी हो जाएगी। और जब ये लाइन सीधी हो जाएगी तो जो बनने वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात सुना आई नहीं आगे? तो थीटा हो गया 0। तो जब थीटा हो गया 0 तो cos 0 का मान कितना होता है? ये तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1। cos थीटा के जगह cos 0 होगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो इसलिए V किससे मिल जाएगा? 1/4 इंटू P cos थीटा की वैल्यू देखो अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया।
अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा पर यदि कोई बिंदु P स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 1/4 r स्क्वायर। r क्या है? वैद्युत ध्रुव के मिड पॉइंट से उसकी दूरी है, उसके मध्य बिंदु से उसकी दूरी है, ये आपको बताना है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझ आ गया? मुझे लगता है समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी, वैद्युत ध्रुव इधर और निरक्षीय स्थिति में एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्लियर हो गया? तो जब थीटा 90 होगा तो cos थीटा और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो cos थीटा थीटा कितने पर हो गया? 90 और cos 90 की वैल्यू हो गई 0। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो अगर यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर क्या मिलेगा? 0। इसलिए v इक्वल टू किससे हो गया? 0। तो v इक्वल टू क्या हो गया? 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैद्युत ध्रुव है तो उसके मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा के पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है कि क्या ऐसा भी संभव है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या ऐसा भी संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो पर विद्युत विभव प्राप्त ना हो? तो आपका उत्तर होना चाहिए जी हाँ, निश्चित रूप से वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा पर वैद्युत क्षेत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो तीनों सूत्र समझ में आ गए। ये किसी भी स्थिति में अगर आपको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको थीटा पता है। थीटा क्या है? बताया जा सकता है। अगर सीधे अक्षीय स्थिति में पूछता है तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा? v इक्वल टू 1/4 q r स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा v इक्वल टू 0 होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं? इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक चीज अगर मैं कुछ बताने वाला, हाँ देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली कोई आते हैं। क्या मैंने यहाँ पर किसी दिशा के बारे में कोई बात की? नहीं। इसका मतलब है जो पहले ही बताया जा चुका है कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में वैद्युत विभव के बारे में की दिशा के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल मिलते हैं, फिर अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। धन्यवाद।